कल हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, बोन्स के बारे में पढ़ा था हमने। जितनी भी हमारी 206 बोन्स हैं बॉडी में, उनको हमने बाइफरकेट करके सारी पढ़ ली थी, एक्सियल और अपेंडिकुलर के अंदर। तो जो भी आज नए बच्चे जॉइन किए हों, वो एक बार कल वाला वीडियो देख लेना ध्यान से। उसके बाद हमने कुछ बोन्स की बात करी थी, जो टाइप्स हैं हमारे, जैसे कि था हमारा लॉन्ग, फ्लैट, इर्रेगुलर, सिस्मोइड और शॉर्ट बोन, ठीक है? अभी शायद कोई पूछ रहा था फ्लैट, कुछ कमेंट किया था शायद किसी ने। मैम स्कल बोन फ्लैट होते हैं, नहीं वो इर्रेगुलर में आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, स्कल जो हमारी है वो इर्रेगुलर बोन के अंदर रहेगी, ठीक है? चलो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आज से आपके सिस्टम स्टार्ट हो रहे हैं, एक एक करके हम सिस्टम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी, देन रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, जो आपके सिलेबस में दिए हैं उन सारे हम सिस्टम्स को यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये बेसिक टू एडवांस जाएगा। अभी सर्कुलेटरी पढ़ोगे आप, उसके बाद फिर आगे आएगा एंडोक्राइन और ये सारी चीजें, फिर एनर्जी सिस्टम आएगा। तो धीरे धीरे सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती जाएंगी। इसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम से भी आई थिंक पिछले साल 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे कुछ आए थे, तो हम वो भी अभी देख लेंगे बीच में, ठीक है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली ये आपका जो हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, इन सब के पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है पूरा सिस्टम में, तो वो सारा कहाँ से फ्लड हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या काम है, वो सब हम इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये पहले तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद में आगे हम बात करेंगे। जैसे हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट। फिस्ट मतलब आपकी जो मुट्ठी है उसके साइज का आपका हार्ट रहता है। लोकेटेड ऑन सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम के सुपीरियर सरफेस पे हमारा हार्ट सिचुएटेड रहता है। located posterior to sternum and interior to the vertebrae column। जो आपका स्टर्नम है, हमने कल पढ़ा था, स्टर्नम था, उसके ऊपर रिब्स थी, तो ये स्टर्नम के पीछे, और जो हमारी वर्टिब्रे कॉलम है, यानी कि जो हमने बैक में पढ़ी थी वर्टिब्रे कॉलम, उसके आगे या बीच में हमारा हार्ट रहता है। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 250 टू 350 ग्राम रहता है, और अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ये ब्लड पर मिनट पंप करता है, ठीक है? तो अब ये कैसे 5 लीटर आ रहा है उसकी भी आगे हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, हार्ट रेट कितनी होती है, तो फिर कार्डियक साइकिल कितनी होती है, कार्डियक आउटपुट कितना होता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है? फिर ये एक वेगस नर्व होती है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड बीट। जैसे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और बीट करता है, रिलैक्स करता है, तो उसको जो कंट्रोल करने का काम करती है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम वेगस नर्व बोलते हैं। अब ये छोटे छोटे जो नाम होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है। मतलब एक दो तो ऐसे आपकी टर्म्स आएंगी ही आएंगी जो कहीं से भी रैंडमली उठा के वो पूछ लेगा, ठीक है? एक और एक कोई टर्म आई थी, अ, अभी मैं पेपर में देख के बताऊंगी आपको। तो वो ऐसे ही था, तो फिजियोलॉजी का पार्ट ही, लेकिन वो कोई रैंडम टर्म थी। बेसिक टर्म भी हो सकती है, एडवांस भी हो सकती है, आपने कहीं पढ़ी हो, जैसे अभी आपने वेगस पढ़ ली, तो आपको समझ में आएगा कि कोई नर्व होती है, ये हार्ट से रिलेटेड होती है, तो आपको याद रहेगा। ऐसी कहीं भी अगर छोटी मोटी ऐसी टर्म्स आए जो आपने पहले नहीं सुनी हो, तो उनको याद रखना, ठीक है? उसके बाद में जो हमारी हार्ट की लेयर है, वो जो मेजर होती हैं वो है 3, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एंडो से मतलब है इनर, या एन से आप रिलेट कर सकते हो, इनर। और मायोकार्डियम मिडिल हो गई, एम फॉर मायो एंड एम फॉर मिडिल। और एपिकार्डियम वो हो गई आउटर लेयर। अब जो मसल्स की लेयर है, हार्ट की लेयर है, इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, कोई ना कोई एक लेयर तो आ ही जाती है, ठीक है? तो कल आपने एक सार्कुलेमा करके एक वर्ड सुना था, तो मैंने बोला था कि मसल्स का जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें पूरी उसकी लेयर्स वगैरह अंदर तक पढ़ेंगे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, और ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, जैसे मान लो कि ये हमारे, ऐसा मैंने बस क्रॉस सेक्शन करके इसका समझना कि एक हार्ट है, उसको हम अगर उसकी लेयर्स देख रहे हैं, तो ये सबसे जो अंदर वाली है, इसको मान लो ये सबसे जो अंदर वाली है एंडोकार्डियम हो गई, ठीक है? एंडो, जो आपने भी ये वाली पढ़ी है एंडोकार्डियम, ये इनर लेयर हो गई आपकी। उसके बाद में आपकी आ जाएगी दूसरी है मायोकार्डियम, ये वाली आपकी मायोकार्डियम हो गई, ठीक है? फिर आपकी आ गई है एपिकार्डियम।
ये आपकी हो गई एपिकार्डियम। अब इस एपिकार्डियम से ही सटी हुई या कह सकते हैं कि इसका पार्ट ही एपिकार्डियम है, या और भी होती हैं छोटी-छोटी पतली-पतली लेयर्स बाहर की साइड में। ये 2-3 यहाँ पे लेयर्स होती हैं। तो ये जो हमारी लेयर है इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है? उसके जो बाहर वाली है इसको हम बोलते हैं पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। लिखने के लिए तो उतनी जगह नहीं है, आप सुन लो, इसको बोलते हैं पेराइटल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम, ठीक है? और उसके जो बाहर वाली है इसको हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो ये पेरिकार्डियल कैविटी का पार्ट है, यानी कि इसको हम पूरे को पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं। तो अगर एक लेयर और पूछी जा सकती है आपको, उसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम, ठीक है? अगर मान लो कि ये आपको सीक्वेंस में दे दी गई कि इनको लगाओ आउटर टू इनर या इनर टू आउटर, तो आप अगर इनर टू आउटर पूछ रहा है तो आपको पहले एंडो आएगी, फिर मायो आएगी, फिर एपी आएगी, फिर पेरिकार्डियम आएगी। और अगर आउटर से इनर की तरफ पूछ रहा है तो पहले पेरी आएगी, फिर एपी, फिर मायो, फिर एंडो है। हो सकता है इसमें से कोई एक लेयर दे ही ना, तो आपको याद रखनी है कि ये सबसे बाहर में है, पेरिकार्डियम भी एक लेयर होती है, ठीक है? उसके बाद में हम हार्ट के वॉल्स की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। उससे हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। चलो पहले मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे क्या है, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। आगे पूरा डायग्राम है, उसमें मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी। हार्ट के हमारे 4 चैम्बर हैं, जिसमें से 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हैं और 2 सेमील्यूनर वाल्व हैं। यहाँ पे हमारी 4 चैम्बर हैं और 4 ही यहाँ पे वाल्व होती हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या है, उसके अंदर हमारी 2 वाल्व रहती हैं, ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व। क्योंकि ये एट्रियो यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकुलर यानी कि वेंट्रिकल से मिलके बनी है, तो इनको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड और माइट्रल इसमें 2 होती हैं, इसी को हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद सेमील्यूनर वाल्व के अंदर 2 आती हैं, पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व। अब आपको ऐसे समझने में थोड़ा-सा दिक्कत हो रही होगी, तो हम एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। अब इसमें हमने ये पढ़ा, ये तो है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे है लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पे है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? तो अब एट्रियम और वेंट्रिकल की वॉल जो है, दोनों की मिला के वॉल्व है, उसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल वॉल्व, ठीक है? तो अब यहाँ पे इसकी पूरी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे कि कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ को जाता है। तो बिल्कुल आपको एज़ इट इज़ याद रखना है, क्योंकि पेपर में सीक्वेंस पूछता है कि कहाँ से ब्लड फ्लो होके कहाँ गया, तो 5-6 आपको स्टेप दे देगा, फिर बोलेगा कि इसको सीक्वेंस में लगाओ और नीचे ऑप्शंस होंगे ए, बी, सी, डी, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उसके अंदर भी 4-4 ऑप्शंस रहेंगे कि इनको सीक्वेंस में लगाओ, ठीक है? तो हम एक-एक करके इसको यहाँ समझ लेते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे पीछे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ही आप इस डायग्राम से समझोगे तो वो पूरा का पूरा अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसे बड़ा कर देती हूँ थोड़ा। देखो, हमारी बॉडी से ये ऊपर है हमारी सुपीरियर वेना कावा और नीचे हमारी इंफीरियर वेना कावा, ठीक है? वेना कावा मतलब कि वेन है, जो ब्लू ब्लू वाली दिख रही है आपको, और एक हमारी होती है आर्टरी, ठीक है? ये आर्टरी है हमारी। तो जो हमारी सुपीरियर वेना कावा होती है और इंफीरियर वेना कावा होती है, इसका काम होता है कि जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी में, उसको हार्ट के अंदर लेके आना। तो सुपीरियर का मतलब हो गया कि ऊपर वाला पार्ट, और इंफीरियर का मतलब हो गया नीचे वाला पार्ट। तो बॉडी का जो नीचे का हिस्सा है, वहाँ से इंफीरियर वेना कावा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, और जो हमारा बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ से सुपीरियर वेना कावा लेके आती है, ठीक है? अब ये दोनों वेन क्या करती हैं, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके राइट एट्रियम के अंदर लेके आ जाती हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में बँटा हुआ है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो आपके 4 आपके क्या हो गए, चैम्बर्स हो गए। अब बीपीएड, जो भी लोग बीपीएड कर रहे होंगे अभी, तो अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गई होगी आपकी, तब तो आपने पढ़ लिया होगा, और अगर अभी इस सेमेस्टर में हो, तो एग्ज़ाम में ये पूरा का पूरा प्रोसेस बनाने के लिए आ जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, 1 मिनट।
हेलो, अभी आवाज़ आ रही है मेरी? अभी मेरी अगर आवाज़ क्लियर है तो बताओ? अंश, ओके, ठीक है। तो देखो मैंने अभी ये बताया कि हमारी बॉडी में ये जो 2 वीन है हमारी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये क्या करती हैं डीऑक्सिजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी से लेके आती हैं राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है? राइट एट्रियम से क्या होता है, यहाँ पे आपको एक ये व्हाइट कलर का ऐसा फ्लैप टाइप का दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 4 वॉल्व हैं और 4 चैम्बर हैं, तो चैम्बर तो ये 4 हो गए 1, 2, 3 एंड 4। और अगर हम वॉल्व की बात करें तो ये पहला हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ट्राइकस्पिड को ट्राइकस्पिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लैप होते हैं। ये 2 दिख रहे हैं, एक इसके पीछे की साइड होगा, तो 3 फ्लैप होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये फ्लैप इसलिए होते हैं ताकि एक बार जब यहाँ से ब्लड जाए तो वापस लौट के इधर नहीं जाए, तो उसको बंद करने के लिए, ठीक है? तो क्या अब ये कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, उसका पूरा एक अलग से सिस्टम है, जहाँ पे आप ऐसे नोड और परकिंजे फाइबर और वो सारी चीज़ें पढ़ोगे, वो नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा, वहाँ हम देखेंगे। तो फिलहाल ये है कि राइट एट्रियम में आपका डीऑक्सिजनेटेड ब्लड आया, ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते ही वो राइट वेंट्रिकल में चला गया। राइट वेंट्रिकल से अब यहाँ पे एक वाल्व आएगी, ये आपको दिख रही होगी, ये ओपन हो रखी है यहाँ पे वाल्व, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, ठीक है? पल्मोनरी वाल्व खुलते ही ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी। इसके थ्रू होते हुए जाता है और कहाँ चला जाता है? लंग्स में। हमारा जो ब्लड प्यूरिफाई होता है, वो होता है हमारे लंग्स के अंदर। तो यहाँ से अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही था, जो कि कहाँ गया? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ये प्यूरिफाई होगा और वहाँ से कहाँ से लौटेगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ से एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में अब क्या आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से होते हुए फिर जाएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे एक और आपको ऐसा वॉल्व दिख रही होगी फ्लैप, जिसे हम माइट्रल वॉल्व बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी अभी मैंने बताया था बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लैप होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, तो फिर यहाँ एक और आपको फ्लैप दिख रहा होगा, जिसे हम एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके थ्रू होते हुए एओर्टा में जाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसका काम होता है पूरे के पूरे बॉडी में सप्लाई करना हमारे ब्लड को, ठीक है? अब मैं इसको वापस से दोबारा आपको समझाऊंगी, उससे पहले मुझे आप ये बता दो कि वीन्स का काम क्या होता है और आर्टरी का काम क्या होता है? या फिर ये बता सकते हो वीन कैसा ब्लड कैरी करती है और आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? आर्टरी प्योर ब्लड, आर्टरीज प्योर, वीन डीऑक्सीजनेटेड, वीन इम्प्योर। ठीक है, ठीक बता रहे हो आप लोग। तो जो हमारी वीन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो हमारी आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन अगर आपने अभी ध्यान से देखा हो एक चीज, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी आर्टरी थी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी? आप सब बता रहे हो कि हमारी जो भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पर मैंने अभी यहाँ पे एक ऐसी आर्टरी आपको बताई जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी, तो उसका नाम क्या है? अगर आपने ये अच्छे से सुना होगा तो आपको पता होगा कि वो उसका नाम क्या था? पल्मोनरी आर्टरी। ओके, गुड। चलो आप सुन रहे हो ध्यान से, अच्छी बात है। ठीक है? तो सिर्फ एक ये ही होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, ये सिंगल आर्टरी है हमारी, ठीक है? और ऐसी पल्मोनरी पल्मोनरी वेन है जो कि क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे जब लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हो गया था ब्लड, वापस से लेके आई है, तो ये पल्मोनरी वेन थी, ठीक है? तो इन दोनों का हम नाम याद रखेंगे। अगर ऐसा पूछता है कि उसका नाम बताओ, ऐसी आर्टरी का नाम जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी artery, and the vein that contains pulmonary oxygenated blood, that is pulmonary vein। इन दोनों का नाम आप याद रखोगे, ठीक है? तो यहाँ इधर भी प्रोसेस पूरा का पूरा लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ समझाया आपको। पहले सुपीरियर और इंफीरियर दोनों वेना कावा से राइट एट्रियम में ब्लड आया,
राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुई, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच गया। उसके बाद में पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। लंग्स में ये क्या हुआ, प्योरीफाई हो गया। देन लेफ्ट एट्रियम में वापस आया, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और कौन सी वॉल्व खुली, माइट्रल वॉल्व। देन फिर एओर्टिक वॉल्व खुलते ही एरोटा में गया। एरोटा के बाद पूरी बॉडी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी मतलब पहुंच गया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ठीक है? अगर ये सारा का सारा प्रोसेस आपको समझ में आया तो मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दो, और मैं वरना वापस एक बार और आपको समझा दूंगी। क्लियर है? ठीक है। एक बार और बता दीजिए। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। देखो, सिंपल सा हमें इतना याद रखना है कि हमारे पास 4 तो चैम्बर हैं, ठीक है? 4 चैम्बर हैं, एक हमारा राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये हमारी राइट वाली साइड हो गई और ये हमारी लेफ्ट वाली साइड हो गई। ऊपर एट्रियम एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल वेंट्रिकल, ठीक है? ये 4 नाम हो गए, 4 चैम्बर हो गए। इसके बाद हमारे पास 4 वॉल्व हैं, ठीक है? वॉल्व मतलब ये जो व्हाइट व्हाइट आपको ये दिख रहे हैं, इनको हम वॉल्व बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक बार ब्लड नीचे पास होता है तो फिर वापस से उल्टा लौट के नहीं जा सकता, तो इनको हम वॉल्व बोलते हैं। अब ये भी हमारे पास 4 हैं, जिसका नाम है पल्मोनरी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व और माइट्रल वॉल्व। ठीक है? हमारे पास 4 वॉल्व हो गए, 4 चैम्बर हो गए। इतनी चीज आपको याद रख लेनी है पहले। ठीक है? उसके बाद हमारे पास 2 वीना कावा हैं। एक ऊपर है सुपीरियर वीना कावा और एक नीचे है इंफीरियर वीना कावा। ठीक है? अब आपकी बॉडी में जो ऊपर का पार्ट है, यानी कि जो आपका हेड वगैरह है, नेक वगैरह है, ऊपर का जो पार्ट है, सुपीरियर पार्ट, सुपीरियर मतलब ऊपर का पार्ट। तो वहां से जो भी आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ये एक वीन होती है, जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बॉडी में से और यहाँ पे लेके आती है। सेम जो बॉडी का नीचे वाला हिस्सा है, मान लो आपका स्टमक है, लेग्स हैं, तो जो नीचे वाला लोअर बॉडी पार्ट है, वहां से इंफीरियर वीना कावा, ये भी एक हमारी वीन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये लेके आती है और इसका भी काम है कहाँ पे, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना। ऊपर से भी ब्लड इसी में आएगा और नीचे से जो कैरी होके आ रहा है वो भी यहीं पे आएगा। ठीक है? अब राइट एट्रियम में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है? यहाँ के बाद क्या होगा, ये पहला वाला फ्लैप खुल जाएगा, जिसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब देखो ये आपको सीक्वेंस में याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है? अभी याद रख लो, रात को याद कर लेना, अगले दिन याद करने पड़ेगा, पर आपको एकदम सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा कि पहले 2 हमारी वीना कावा राइट एट्रियम में ब्लड को लेके आई, फिर ये फ्लैप खुला जिसका नाम था ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद हमारा सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब यहाँ पे राइट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो अब यहाँ से जाएगा कहाँ, इस वाले फ्लैप के थ्रू, और इसका नाम है हमारा पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है? पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए ये हमारी है पल्मोनरी आर्टरी, जो मैंने अभी बताया कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और वेन जो होती हैं वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड को करती हैं। लेकिन ये एक सिंगल आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और ये सिंगल वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है? सारी जो वीन और आर्टरी है वो एक जैसा काम करती है, बस ये अपोजिट काम करती है, इतना ध्यान रखना। ठीक है? तो इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया। अब हमारे यहाँ पे पीछे क्या है, लंग्स हैं। ठीक है? जो भी लंग्स हैं, लंग्स में हमारा ब्लड पहुंच गया यहाँ से। लंग्स में पहुंचने के बाद वहां पे वो प्योरीफाई हो गया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब जब वो वापस से हार्ट में आएगा तो इस वेन के थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आया, फिर यहाँ पे ये वाली फ्लैप खुल जाएगी, यानी कि माइट्रल वॉल्व जिसका नाम है, और सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के से होते हुए ये जाएगा इस वाले फ्लैप में, जिसका नाम है एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व के थ्रू ये पूरा का पूरा एओर्टा बना हुआ है। ये यहाँ से रेड रेड जो जाता दिख रहा है आपको, ये पूरा एओर्टा है। एओर्टा में पूरा ब्लड आ गया कैसा, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि प्योर ब्लड आप ऐसे बोल सकते हो। फिर यहाँ के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा।
और ब्लड का काम क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, सबको ये हमारी बॉडी में पास करते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड है, वो पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो ये पूरी सीक्वेंस है, जो आपको एकदम लाइन से ही याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी जो साइड में ये सीक्वेंस बनाया हुआ है, ये भी आप एज़ इट इज़ याद कर सकते हो, जैसे ये एरो के थ्रू सारा बताया हुआ है। तो इसको भी एज़ इट इज़ आप याद कर सकते हो, पर बिल्कुल ऐसे ही याद करना है आपको, ठीक है? आकांक्षा, विनय और अंशिका, आप बताओ आपको समझ में आया या फिर वापस मुझे आपको बताना है? अंश क्लियर, ओके। विनय क्लियर, ठीक है। अंशिका? ओके। आकांक्षा, ओके, ओके, चलो ठीक है। वापस से अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या फिर हम क्लास के बाद में 5 मिनट डिस्कशन रखेंगे, वहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? तो ये तो पूरा क्लियर हो गया, ये प्रोसेस है कि ऐसे-ऐसे करके ब्लड पूरा का पूरा बॉडी में ट्रैवल करता है। तो इसको आपको एज़ इट इज़ याद रखना है, ठीक है? उसके बाद में ये हमारा हो गया, क्या हो गया? फिर देखो आर्टरीज़ क्या होती हैं, अभी आपने बता ही दिया था कि कैरीज़ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से ये हमारे ब्लड को कैरी करती हैं और बॉडी जो हमारा बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ पे पहुँचाती है। जैसे अभी हमने अभी देखा था एओर्टा था, उसका काम क्या था कि वो ब्लड को हार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट्स में भेज रहा था। ये प्योर ब्लड को कैरी करता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ये जैसा कि अभी आप सबने बताया। इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो हाई रहता है, ठीक है? और इसकी जो वॉल्स हैं वो थिक रहती हैं कंपैरेटिवली वेन के, और इसके अंदर कोई भी वॉल्स नहीं होती हैं। फिर हमारी जो वेन्स होती हैं, कैरीज़ ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। अभी आपने देखा था सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, वो क्या कर रहे थे कि डिफरेंट पार्ट जो बॉडी के हैं वहां से ब्लड को कैरी करके हार्ट के अंदर लेके आ रहे थे टू द हार्ट। तो हार्ट के अंदर लेके आने का काम वेन्स कर रही थी। इनके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे प्रेशर कम रहता है इनके अंदर, और इनकी जो वॉल है वो थिनर रहती है, और इसके अंदर वॉल्स होती है, जैसा अभी हमने पढ़ा था, ठीक है? तो इतनी बात है। उसके बाद में कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज को और वेन्स को ये कनेक्ट करने का काम कौन करती है? कैपिलरीज करती हैं। These blood vessels carry oxygen and nutrients to individual cells throughout the body, और इनका काम होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी के जो सेल्स हैं वहां तक पहुंचाने का, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। ये अभी हमने पढ़ ही लिया था कि पल्मोनरी आर्टरी क्यों है और पल्मोनरी वेन क्यों है। इट अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मैंने बताया आपको कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सेम यहाँ पे जो वेन होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी वेन ऐसी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है? ब्लड फ्लो फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, ये हमने देख लिया था। उसके बाद मैंने आपको ये बता दी थी कि वेना कावा क्या है, सुपीरियर और इंफीरियर, एक बार पढ़ भी लेते हैं। Deoxygenated blood from the body organs enters into the main veins called vena cava. This vein carries deoxygenated blood to right atrium to heart. Superior vena cava returns deoxygenated blood from the upper body, and inferior vena cava return deoxygenated blood from lower parts of the body. ये भी वही चीज बता रहा है कि जो ऊपर की सुपीरियर वेना कावा थी और नीचे इंफीरियर वेना कावा थी, उसका काम क्या है? हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना। फिर हमने वॉल पढ़ी थी, ट्राइकस्पिड वॉल थी, जो कि राइट एट्रियम में थी। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, ये सब उनकी डेफिनेशन दी है जो हमने अभी डायग्राम में देखा, ठीक है? हम्म, ठीक है, यहाँ पे भी एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। ये भी सेम ही डायग्राम है कि पहले पल्मोनरी वेन्स में, फिर लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, एरोटा में आया, फिर ऐसे गया। तो इस सीक्वेंस को भी देख सकते हो आप। अब जो हमारे सर्कुलेशन होते हैं वो 2 तरीके के सर्कुलेशन होते हैं। एक तो है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी में क्या होगा कि द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल
टू लेफ्ट एट्रियम। अब एक बात और समझने की है यहाँ पे, इसको भी समझ लो, इम्पोर्टेंट है। देखो, जो हमारा अ, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, यहाँ पे क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट एट्रियम तक जो भी प्रोसेस हो रही थी, राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट एट्रियम, यानी कि राइट एट्रियम से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल तक जितनी प्रोसेस हो रही थी उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे थे। अब मुझे आप फटाफट से ये बता दो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? लंग्स में जाएगा वो ठीक है, लेकिन अभी कोई वॉल्व यूज होगी, कोई आर्टरी यूज होगी, क्या यूज होगा, कैसे राइट वेंट्रिकल से आगे जाने का क्या रास्ता है? पल्मोनरी आर्टरी, उससे पहले कुछ और चीज है? पल्मोनरी आर्टरी थ्रू पल्मोनरी वॉल्व, हाँ गुड। अच्छा, अब समझ में आया आपको। तो राइट वेंट्रिकल से जाने का रास्ता है ये वॉल्व हमारी, जिसको हम पल्मोनरी वॉल्व बोल रहे थे। फिर आप सब जो बोल रहे हो कि पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा और फिर लास्ट में लंग्स में पहुंचेगा, ठीक है। और फिर लंग्स के बाद कहाँ पे आएगा? लंग्स के बाद का अगला स्टेप क्या है? लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन में आएगा, ठीक है, करेक्ट। फिर पल्मोनरी वेन के बाद कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। सेयोन, तान्या, दीक्षा, सोहन, ओके गुड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी वॉल्व, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स, देन पल्मोनरी वेन एंड देन लेफ्ट एट्रियम। तो जो इतनी प्रोसेस आप लोगों ने बताई, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट एट्रियम तक की जो पूरी ब्लड फ्लो की जो प्रोसेस थी उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस बात को याद रखना, चाहे तो आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो वहां पे दे रखा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा कि अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि माइट्रल वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो जाने की पूरी प्रोसेस थी कि यहाँ से एओर्टा, एओर्टिक वॉल्व से होके एओर्टा में गया और फिर पूरा घूमते घूमते फिर सुपीरियर वेना कावा में आया, पूरा यहाँ तक आया, ये पूरी जो बाकी की प्रोसेस हो जाएगी उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। एक प्रोसेस बस याद कर लो, राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट तक की, तो ये सिस्टमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा, और जो दूसरा बचेगा वो पूरा पार्ट हमारा किसमें आ जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आपसे जल्दी से पूछ लेती हूँ। चलो आगे बढ़ने से पहले जल्दी जल्दी से मेरे को, पल्मोनरी वॉल्व किसे कहते हैं? आर्टरी, समझ आया। आकांक्षा क्या बोल रहे हो आप? मेरे को समझ में नहीं आया, आप वापस से मैसेज कर दो। अब मैं जल्दी से क्वेश्चन पूछूंगी, फटाफट फटाफट से आपको बताना है, ठीक है। हम्म, चलो, अ, पहले जो हमारे अपर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कौन सी वेन होती है जिसके थ्रू आता है? सुपीरियर, ठीक है। और जो नीचे से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? इंफीरियर, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप क्या है, कहाँ जाएगा ब्लड? राइट एट्रियम, ओके गुड, ठीक है। राइट एट्रियम के बाद कौन सी वॉल्व होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? राइट वेंट्रिकल, ओके गुड, दक्ष, तान्या, दीक्षा, ठीक है। देन राइट वेंट्रिकल के बाद?
पल्मोनरी वॉल्व, आकांक्षा, अनुपमा, सोहन, यशवर्धन, ठीक है, ठीक है। चलो पल्मोनरी वॉल्व तक पहुँच गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा? पल्मोनरी आर्टरी, तान्या, खुशी, ठीक है, ठीक है। फिर पल्मोनरी आर्टरी में पहुँच गया, नेक्स्ट? लंग्स, ओके, गुड। लंग्स के बाद कहाँ जाएगा? पहले ही लिख दे रहे हो आप लोग। ठीक है, पल्मोनरी वेन में आ गया। फिर पल्मोनरी वेन के बाद? लेफ्ट एट्रियम में आ गया। ओके, वेरी गुड। लेफ्ट एट्रियम के बाद? माइट्रल वॉल्व, अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो माइट्रल वॉल्व का जो मैंने अदर नेम बताया था वो क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व, ओके, गुड, ठीक है। फिर माइट्रल वॉल्व के बाद नेक्स्ट स्टेप? माइट्रल वॉल्व के बाद बताओ कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ठीक है, ओके, गुड। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद? एओर्टा, नहीं, आकांक्षा एओर्टा से पहले एओर्टिक वॉल्व में जाएगा। ठीक है, सोहन, तान्या, गुड। उसके बाद फिर हमारा एओर्टा में चला गया, देन फिर हमारा पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। चलो ठीक है, आप लोग को पूरा प्रोसेस याद हो गया है, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, फिर नेक्स्ट है हमारा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इन ऑर्डर टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। जैसे अब पूरे टाइम पे हमारा जो हार्ट है वो पंप करता रहता है और आपको एक आवाज आती रहती है लब डब वाली, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बोलते हैं। इसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन फेस होता है हार्ट का उसे हम सिस्टोल बोलते हैं, जिसका अप्रोक्सीमेट टाइम इतना रहता है, और रिलैक्सेशन फेस को हम बोलते हैं डायस्टोल, जिसका अप्रोक्सीमेट टाइम इतना रहता है। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट। अब जो हम एवरेज, जो हमारी नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो हम 72 लेते हैं, और जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है यानी कि कितना ब्लड पंप हो रहा है आपका एक बार में, एक स्ट्रोक में, तो उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो उसे हम अप्रोक्सीमेटली 70 ml लेते हैं कि एक बार में इतना ब्लड हमारा पंप हो जा रहा है। ठीक है, तो 70 ml होता है। तो अगर आप 70 ml इंटू 72 करोगे तो आपका क्या निकल आएगा? कार्डियक आउटपुट निकल आएगा, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपका जो हार्ट है वो कितना ब्लड पंप कर रहा है। तो वो होगा हमारा 5040। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड आपका पंप होता है आपके हार्ट से। तो आपको ये याद रखना है कि एवरेज नॉर्मल हमारी हार्ट रेट 72 है, और एक बार में अप्रोक्सीमेटली 70 ml पंप होता है, तो पूरा 1 मिनट में कितना हो जाएगा। और ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, यानी कि एक बार में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के टाइम पे कितना वॉल्यूम हमारा हार्ट वो स्ट्रोक कर रहा है या फिर पंप कर रहा है ब्लड को, और हमारी हार्ट रेट का इनटू इन दोनों को मिला के हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वही बेसिक चीजें हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब कि जो हमारा ब्लड कितना सर्कुलेट कर रहा है वो प्रेशर हमारा ब्लड प्रेशर है। दो टाइप के होते हैं ये, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक। अभी हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सिस्टोलिक, और जब हम रिलैक्स कर रहे हैं तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एथलेटिक हार्ट। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। एथलेटिक हार्ट में क्या है कि जो हमारे एथलीट होते हैं, जैसे आप सब स्पोर्ट्स में होंगे ऑलमोस्ट सारे लोग,
तो जो एथलीट होते हैं जब वो कंटीन्यूअसली ट्रेनिंग करते हैं, कंटीन्यूअसली एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे जो हार्ट है, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। यानी कि हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं, वो थिक हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, वो तो थोड़ी वो बड़ी दिखने लगती हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं कि हाइपरट्रॉफी कंडीशन हो जाती है हमारे हार्ट की। तो जो एथलीट होते हैं, जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनके अंदर ये कंडीशन देखी जाती है। तो नॉर्मल हार्ट से इनका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा होता है। Athlete heart is related to trained athlete who are involved in physical activity such as aerobic training जो एक लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करते हैं। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जो एंड्योरेंस एथलीट होते हैं या ऐसे गेम्स खेलते हैं जो बड़े लंबे टाइम तक होते हैं, तो उन एथलीट के जो हार्ट है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। Athlete using large muscle group during training for long duration so the heart adapts to the strenuous oxygen and blood demands by enlarging. एथलीट हार्ट इज लार्जर देन नॉर्मल हार्ट। तो जो हमारा नॉर्मल साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा ये हमारा हार्ट हो जाता है। द हार्ट कंडीशन कॉल्ड स्क्रीन इज नॉट शेयरिंग। क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी बाकी लोगों को? उत्कर्ष विजिबल है बाकी को। आप एक बार ना जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन इंडिया लिख के आ रहा होगा उसको पिन कर लो तो आपको आ जाएगी। ठीक है। एथलेटिक हार्ट हैज लोअर हार्ट रेट, लार्जर ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक वॉल्यूम, ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द मसल। अब अगर आपका जो हार्ट है वो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल हो जाएगी। अब जैसे आप लोग आपने देखा होगा आप ट्रेनिंग जब करते हो, जब भी आप भागते हो, तो जब शुरू में आप भागते होगे, तो आपकी जल्दी से साँस फूलने लगती होगी, आपकी हार्ट बीट है वो बहुत तेज़-तेज़ से चलने लगती होगी, क्योंकि ब्लड बहुत तेज़-तेज़ से पंप हो रहा होता है, तो हार्ट रेट आपकी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे-जैसे आप कुछ महीने, कुछ साल निकल जाते हैं और आप कंटीन्यूअसली ट्रेनिंग कर रहे होते हो, तो आप देखते होगे कि जैसे ही आप दौड़ के आए, एक तो आपकी हार्ट रेट नॉर्मल रहती है और उसके अलावा जैसे ही आपने 1 रेपिटिशन लगाया या आपने 2-4 किलोमीटर दौड़ा या जितनी भी आपने रनिंग करी, उसके बाद जैसे ही आप रुकते हो, तो बहुत जल्दी ही आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है और लो हो जाती है। इतना तेज़ से हार्ट रेट आपकी नहीं रहती है जितना कि पहले रहती थी। तो जो भी एथलीट्स होते हैं जिनका एथलेटिक हार्ट हो जाता है यानी कि हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो उनकी जो हार्ट रेट है वो भी लोअर हो जाती है और वो नॉर्मल हो जाती है। तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती दौड़ने में। ठीक है? और स्ट्रोक वॉल्यूम भी इनका बढ़ जाता है और ग्रेटर वॉल्यूम और ऑक्सीजन भी जल्दी-जल्दी और ज़्यादा डिलीवर होने लगती है हमारी बॉडी में, क्योंकि साइज़ बड़ा हो गया तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा डिलीवर होगी। ऑल्सो हैव लो रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जब आप रुक जाते हो कोई भी एक्सरसाइज करके, तो कितनी जल्दी आपकी जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल होती है, तो वो भी कम हो जाती है उनकी। A trained endurance athlete resting heart rate is about 40 to 60 बीट्स पर मिनट। तो जो भी ट्रेन्ड एक एथलीट होता है एंड्योरेंस का, उसकी जो हार्ट रेट देखी जाती है रेस्टिंग, वो 40 टू 60 पर मिनट होती है। अब एक हमारे ये साइक्लिस्ट थे, मिगुएल इंड्यूरेन, स्पेनिश साइक्लिस्ट थे, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे 1996 में। इनकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट रिकॉर्ड करी गई थी, वो थी 28 बीट पर मिनट। तो ये बहुत कम रेस्टिंग हार्ट रेट होती है। अगर आप अपनी चेक करोगे तो आप देखोगे आपकी भी काफ़ी ज़्यादा आती होगी। तो जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे कंटीन्यूअसली काफ़ी टाइम से वो चेक करेंगे तो उनकी अप्रॉक्सिमेटली इतनी रेस्टिंग हार्ट रेट आएगी। तो आप एक बार चेक करके देख सकते हो। ठीक है? तो ये हमारा एथलीट्स हार्ट होता है। अभी आप इमेज में भी देख सकते हो कि ये हमारा नॉर्मल हार्ट है और ये हमारा थिकन्ड हार्ट मसल है। ये जो हमारी मसल्स हैं ये थोड़ी थिक हो गई हैं। और जो वेंट्रिकल का साइज़ है, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे राइट एट्रियम था, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल था, लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये वाला हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका जो साइज़ है वो क्या हो गया, थोड़ा-सा बड़ा हो गया। तो ये हमारा एथलीट्स हार्ट है। ठीक है? इसके बाद चलो अभी थोड़ा-सा 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं बीच में। हुँ। जो पिछले साल सीयूईटी का पेपर आया था 2024 में, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स आए थे, तो वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। देख लेती हूँ मैं आपने कितना पढ़ाई करी है, कितना सुन रहे हो आप अच्छे से ध्यान से। चलो। क्वेश्चन नंबर 5।
जल्दी से फटाफट से देखो और फटाफट से आंसर करो। आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ मसल्स। एंडोकार्डियम, माइटिब्रल्स, मायोफिलामेंट, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम। अनुपम ने बोला 4, दीक्षा 4, खुशी, अंश, राहुल, तान्या, पूजा 4। 4 दैट इज ADE। यानी कि आप बोल रहे हो एंडोकार्डियम, डी फॉर एपिकार्डियम एंड ई इज पेरिकार्डियम। ठीक है, गुड। अब आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे एक हमारी लेयर थी जो यहाँ पे नहीं दी है, उसका नाम क्या था? मायोकार्डियम। ओके, गुड धान्या। हाँ, तो यहाँ पे मायोकार्डियम नहीं दी थी। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है कि कोई लेयर मिसिंग हो, तो आपको ये याद रखनी है कि पेरिकार्डियम भी होती है। तो ये तीनों आ गई, आपने लगा दी। अब ये सीक्वेंस में भी दे रखी है, देखो ADE, तो उसी हिसाब से आपको लगानी है, ठीक है। अब जो पिछली साल का जो पेपर था, इसमें ना असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन नहीं आए, इससे पहले वाले में आए थे। तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इनके टेस्ट लेंगे ना, तो आपको वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। वो थोड़े से लॉजिकल होते हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा होता है तो इसका रीजन ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। पिछले बार जो ये पेपर आया, इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। तो आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? हम्म, चलो एक ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। ये भी अभी अभी आपने पढ़ा है, तो इसका आंसर आप आराम से दे दोगे। ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द impure blood passes through the heart and lungs, then purified blood flows through a sequential process of। कैसे कैसे फ्लो करता है, उसको जल्दी से अरेंज करके बताओ। ये जिसने आंसर करेक्ट करके दे दिया, इसका मतलब उसको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई है पूरी प्रोसेस। इतना टाइम नहीं लगाना, इतना टाइम थोड़ा ना मिलेगा करने के लिए, जल्दी से बताओ। एक ने आंसर किया है अभी, बाकी लोग बताओ। अंश ने बोला 3, सेवन 3, और सोहन भी 3। भाई 3 क्यों बता रहे हो आप लोग? ध्यान से देखो, और बाकी लोग को नहीं पता क्या? मल्टीपल आंसर बताओ। अभी 3 बार मैंने वो प्रोसेस समझाई है आपको, फिर भी आप लोग गलत आंसर कर रहे हो। आर्यन, दक्ष, अनुपमा, दीक्षा, आयान। ठीक है, अनुपमा। ठीक है, आपका आंसर ठीक है। सॉरी, अनुपम कुमार और अनुपमा दोनों। और आप लोग का जिस जिसने भी ऑप्शन 4 चूज किया है, उनका करेक्ट है। अब ध्यान से देखो, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले डी, क्या हो रहा है कि ब्लड पासेस इनटू राइट वेंट्रिकल, हमने ऐसे करके पढ़ा था ना कि हमारे 4 ये थे। ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा,
ब्लड पासेस इनटू राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट वेंट्रिकल ये वाला, जब ऊपर से ब्लड आया राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम के बाद सीधा जाता है राइट वेंट्रिकल में। तो पहले ये हो गया, ठीक है। और वैसे भी आप देख ही सकते हो कि सब में डी है, तो आपको ए और सी में से ही देखना है, क्योंकि सेकंड या तो ए होगा या तो सी होगा। अब हम देखते हैं, ए बोल रहा है कि ब्लड पासेस इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से सीधे लेफ्ट वेंट्रिकल में तो जाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो कहाँ जाएगा वो? सी, यानी कि ब्लड फाइंड्स इट्स वे इनटू लंग्स। अब यहाँ से हमने क्या देखा था कि पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ जा रहा था? लंग्स में जा रहा था। ठीक है? तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कट हो गए सीधे-सीधे। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब सी वाला हो गया, तो ए और बी में से हमें देखना है और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। तो लंग्स के बाद क्या होगा? ये डायरेक्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, या फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो पहले तो ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा ना, यहाँ से वीन के थ्रू कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में, फिर जाएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये सीक्वेंस होगा ना, आपने ये वो गड़बड़ कैसे कर दिया, उल्टा कैसे कर दिया? ठीक है, तो जिसने 4 दिया है उनका करेक्ट है एकदम, वेरी गुड। चलो अब एक और क्वेश्चन है, वो करते हैं हम। चलो एक ही इसका अगर आपको आंसर पता हो तो आप बताओ, वरना फिर मैं बताऊंगी आपको। ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है, द टर्म ये एडिमा है, ओडिमा नहीं है, एडिमा इज एसोसिएटेड विद। अगर आपको पता है तो इसका आंसर दे सकते हो। आर्यन रावत और दक्ष बोल रहे हैं ऑप्शन 2, पूजा भी 2 बोल रही है, राहुल भी 2 बोल रहे हैं। चलो, आप चारों को मिलते हैं 7 करोड़। है, मतलब ठीक आपने आंसर दिया। एक्सेसिव जब टिश्यू फ्लड हो जाता है तो हमें क्या होता है? एडिमा की बीमारी, यानी कि आप देखते होगे वो जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है वो ब्लोट होने लगता है, यानी कि सूज टाइप का जाता है और वो मोटा-मोटा टाइप का हो जाता है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर दिया है। तो मैं ऐसे ही टर्म्स की बात कर रही थी कि ऐसे भी कोई भी टर्म्स आ जाते हैं। एक आता टेपरिंग करके वर्ड आया था, ये अभी हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में पढ़ेंगे आगे जाके। तो कोई भी ऐसा वर्ड आ सकता है, तो उनको आप देखते रहना। जैसे अभी हमने वेगस नर्व पढ़ा था, तो ऐसे ही एडिमा है, तो एडिमा का आपने करेक्ट आंसर दिया। जिसको नहीं पता वो इसको नोट कर लेना, ठीक है? बाकी बाकी और जो क्वेश्चन्स हैं वो और भी क्वेश्चन्स हैं फिजियोलॉजी और इससे 3-4 क्वेश्चन्स और होंगे अभी। तो वो अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं उनको नहीं करा रही। तो आप ये समझ लो कि अभी हमने बस एक सिस्टम पढ़ा है और हमने 3 क्वेश्चन्स देख लिए। तो इसका मतलब ये है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसको अच्छे से करना है, ठीक है? अब ये हमारा ब्लड है, थोड़ा-सा ब्लड के बारे में मैं जल्दी से बता देती हूँ, ये बहुत सिंपल सा है। ब्लड हमारा क्या है? बॉडी का एक फ्लूइड है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा फ्लो करता है। इसको हम फ्लूइड ऑफ द लाइफ भी बोलते हैं। ब्लड जो हमारा 55% तो प्लाज्मा कंटेन करता है और 45% ब्लड सेल्स करता है, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा के अंदर, यानी कि ये जो 55% है, इसके अंदर 91% वाटर है, 8% प्रोटीन है, 0.9% सॉल्ट है, 1% ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब ऐसे आपसे कोई पूछेगा नहीं कि बताओ कितना परसेंट प्लाज्मा है, कितना ये है। ये बहुत जनरल नॉलेज की बात है, तो सिर्फ इसको रीड कर लो। 5 टू 6 लीटर इन ह्यूमन बॉडी, ब्लड हमारे अंदर इतना होता है। 7% ऑफ बॉडी वेट, हमारी पूरी जो बॉडी का वेट है, उसके 7% हमारा ब्लड होता है। पीएच वैल्यू जो हमारी ब्लड की है वो 7.4 रहती है और हमारा जो ब्लड है वो फ़िल्टर होता है, वो है किडनी के अंदर, ठीक है? ये फ़िल्टर हो रहा है, वहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स से। तो आपको अगर ऑप्शन में आए लंग्स, लीवर और किडनी, तो किडनी पे आपको करना है फ़िल्टर की जब बात कर रहे हैं तो। मोनोसाइट्स जो हैं वो लार्जेस्ट सेल होते हैं ब्लड के। अगर हाँ, ये भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सेल हैं जो लार्जेस्ट सेल होते हैं ब्लड के, और बहुत सारे आपको ऑप्शन दे दिए जिसमें से मोनोसाइट हो, तो आपको ये याद रखना है। द प्रोटीन व्हिच प्रेजेंट इनटू द ब्लड आर आल्सो नोन एज़ प्लाज्मा प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है उसे हम प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्लाज्मा का काम क्या है? बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो क्लॉटिंग होती है उसमें हेल्प करता है और येलो कलर का ये फ्लूइड होता है।
ब्लड सेल्स हमारे जो हैं, ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल सेल कॉल्ड स्टेम सेल व्हिच इज इन बोन मैरो। जो हमारी बोन मैरो है, वहां से हमारे जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारा स्टेम सेल के अंदर से आते हैं। इन ब्लड प्लेटलेट्स एंड आरबीसी न्यूक्लियस इज एब्सेंट। डब्ल्यूबीसी के अंदर हमारा न्यूक्लियस रहता है, लेकिन जो प्लेटलेट्स हैं और आरबीसी हैं उनके अंदर हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। अब इनके अदर नेम में इंपॉर्टेंट है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो यहाँ हाईलाइट भी हो रखी है, तो आप उनको देख सकते हो। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का अदर नेम है। ये पूछ सकता है कि 4 नाम दे दिए, आरबीसी का अदर नेम क्या है, या फिर एरिथ्रोसाइट किसका नाम है, ऐसे पूछ सकते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है वो 120 डेज की रहती है। 5 टू 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर ब्लड हमारा जनरेट होता है बोन मैरो में, ये बनते हैं। और जो इनकी डेथ होती है वो लीवर या स्प्लीन के अंदर होती है। तो कहाँ डेड होते हैं ये इम्पोर्टेंट है एक, बनते कहाँ हैं ये इम्पोर्टेंट है, और इनका अदर नेम क्या है ये इम्पोर्टेंट है, 3 चीज़, ठीक है? और स्प्लीन को पूछ लेते हैं कि क्या बोलते हैं, तो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। यानी कि अभी हमने ये पढ़ा कि कहाँ पे डेड हो रही है आरबीसी हमारी, स्प्लीन और लीवर में। तो अगर वो पूछ ले कि आरबीसी की ग्रेवयार्ड क्या है, तो स्प्लीन है। और स्प्लीन किसकी ग्रेवयार्ड है, तो वो आरबीसी की है, ठीक है? इंक्रीज अप्रॉक्स 30% हाई एल्टीट्यूड, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो इतनी 30% ये इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जो एंड्योरेंस वाले एथलीट है वो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, जैसे पौड़ी है, धर्मशाला है। तो जो भी अगर कोई एंड्योरेंस का एथलीट होगा तो वो रिलेट कर पा रहा होगा इससे। स्टोरेज लाइफ ऑफ डोनेटेड आरबीसी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वंस ट्रांसफर, ठीक है ये भी। अब डब्ल्यूबीसी का जो अदर नाम है वो है ल्यूकोसाइट, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल 3 टू 5 डेज इतने बनते हैं। ये भी बोन मैरो में बनते हैं और लिम्फ नोड में बनते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब आपने देखा होगा कि जो रिपोर्ट, अगर आपने कभी भी ब्लड टेस्ट कराया है, तो ब्लड टेस्ट में हम चेक करते हैं। आजकल देखो जब मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत जगह आपने सुन रहा होगा कि टाइफाइड हो रखा है, या प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं, या डब्ल्यूबीसी डाउन हो गई है। तो डब्ल्यूबीसी डाउन हो गई है मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। इम्यूनिटी आपकी कम हो गई है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं। तो डब्ल्यूबीसी हमारा क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अगर ये वीक होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। ये जो भी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उसके अगेंस्ट में फाइट करते हैं। मोनोसाइट्स इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल, ये अभी हमने पढ़ा था। और लिम्फोसाइट जो होते हैं स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होते हैं। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मोनोसाइट क्या है, लार्जेस्ट ब्लड सेल। और लिम्फोसाइट क्या है, हमारे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है। देखो जब पहली बार पढ़ते हैं ना तो बहुत सारा हौच पौच हो रहा होगा दिमाग में, इतनी सारी चीजें पढ़ ली। आज पढ़ने के बाद अगर वापस से आप नोट्स बना रहे हो और एक बार खोल के देख लोगे ना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर डेली की डेली आपको वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी जो आपको कल पढ़ाई गई है, वरना लास्ट डे पेपर के बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी पढ़ने के लिए। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ आरबीसी, मतलब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं न्यूट्रोफिल्स। रीच फर्स्ट एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज़ कीमोटैक्सी। अब एक ये प्रोसेस है कीमोटैक्सी, इसको भी याद रखना। जब भी जब भी आपके अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले जो डब्ल्यूबीसी पहुँचते हैं, वो होते हैं हमारे न्यूट्रोफाइल्स। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कीमोटैक्सी, ठीक है? प्लेटलेट्स का जो अदर नाम है, वो है थ्रोम्बोसाइट्स। तो अभी जो मैं बता रही थी कि ब्लड रिपोर्ट अगर आप देखते होगे, तो वहाँ पे ऐसे ही लिखा रहता है थ्रोम्बोसाइट्स इतनी, या फिर उनका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का भी अलग-अलग नाम लिखा रहता है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, हीमोग्लोबिन कितना नॉर्मल रेंज रहती है वुमेन में, मेन में, तो आप भी आराम से ब्लड रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हो। ठीक है? फिर ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी बोन मैरो में बनती है। ये भी डेड हमारे स्प्लीन में होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग और स्टोरेज लाइफ, ये ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका नाम याद रख लेना आप बस। अब ये 2-3 चीज़ें और हैं। अगर आपके अंदर लेस डब्ल्यूबीसी कॉज्ड ल्यूकोपीनिया, ये वाली कंडीशन आपके अंदर आ जाएगी। अगर आपके अंदर कम डब्ल्यूबीसी है तो ल्यूकोपीनिया हो गया। बहुत ज़्यादा डब्ल्यूबीसी हो रही है तो ल्यूकोसाइटोसिस हो गया। हाई आरबीसी है तो पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। लेस आरबीसी होगा तो एनीमिया, जॉन्डिस, ल्यूकेमिया, ये सब की कंडीशन हो सकती है। और प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाएगी तो कॉज्ड बोन मैरो डिसऑर्डर, आपकी जो बोन मैरो है उसमें डिसऑर्डर हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटिस, चिकुनगुनिया, ये सारी चीजें आपको हो सकती है।
तो ये डिज़ीज़ हैं जो रिलेटेड हैं आपकी ये सेल्स के साथ में। तो इनको भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होगा, जिसे हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? हमने हार्ट पढ़ा, उसकी कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी, उसके बाद में हमने उसकी लेयर्स के बारे में बात करी, तो लेयर्स भी सारे इम्पोर्टेंट हैं। फिर हमने इनकी वॉल्व के बारे में, इनकी चैम्बर के बारे में और पल्मोनरी आर्टरीज़ और बाकी सारी चीज़ें पढ़ी, वॉल्व्स पढ़ ली पाँचों, पूरा सर्कुलेशन हमने पढ़ा इसमें, ठीक है? फिर हमने क्या पढ़ा कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट ये सारी चीज़ें पढ़ी, ब्लड प्रेशर देखा हमने, एथलेटिक हार्ट देखा और ब्लड के बारे में जितने भी उसके अंदर पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा, उनके अदर नेम्स देखे और हमने कुछ डिज़ीज़ देखी, ठीक है? तो आज हमने ये सर्कुलेटरी सिस्टम अपना कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। फिर इसके बाद हम अपना क्लास एंड करेंगे आज की और फिर हम कल नेक्स्ट क्लास करेंगे 9 पीएम। इफ एनीबॉडी हैज़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। फिर हम अपना सेशन एंड करते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी कुछ दिन में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाली और एनर्जी सिस्टम वाली, वो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्लास है आपके एमपीएड के एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से, आपके नेट के पर्सपेक्टिव से और आप एमपीएड में जब पढ़ोगे उसके पर्सपेक्टिव से कि ये सबसे टफ टॉपिक लगता है सारे बच्चों को कि अरे एनर्जी सिस्टम इतना बड़ा है, अरे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये क्या होता है, तो कैसे पढ़ेंगे बहुत बड़ा है, ये पहले लगता है। आप एक बार पढ़ लोगे उसको समझ जाओगे, कहीं भी आंसर कर सकते हो आप कभी भी डर नहीं लगेगा उस चीज़ से और हमेशा उसके आंसर आप सही करोगे, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ ले पेपर में। तो उस क्लास को मिस मत करना, उसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। तो आई होप सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, तो हम एंड करते हैं, 1 घंटा हो गया है करीब-करीब, ठीक है? तो चलो कल मिलते हैं फिर और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट।